इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि इस मंथ में मतलब कि अप्रैल में क्या क्या हम लोग को कवर करना है। तो फिलहाल हम जो अभी दिखाने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हम लोग को टोटल अप्रैल में ही खत्म कर लेना है, चाहे वो क्लास 12 का स्टूडेंट हो या फिर पास आउट स्टूडेंट हो। ऐसे एक बार वेबसाइट आप लोग विजिट कर ले या फिर ये ऐप है उसको इंस्टॉल कर ले। ऐप में जाने के बाद वहाँ पर हर सब्जेक्ट का प्लानिंग दिख जाएगा कि इस मंथ में फिजिक्स कितना पार्ट कवर करना है, केमिस्ट्री कितना करना है, बायो कितना करना है और मैथ कितना करना है। इसके अलावा ये भी दिख जाएगा कि 11th का स्टूडेंट है तो 11th को कौन कौन सा पार्ट करना होगा, 12th और पास आउट स्टूडेंट है तो उनको कौन कौन सा पार्ट कवर करना होगा। हालांकि हमने जो प्लानिंग बनाया है 11th को 11th तक ही सीमित रहने दिया है। और अगर बात करें 12th और पास आउट स्टूडेंट को के लिए तो उसको हमने एक ध्यान रखा है कि जो 12th वाले स्टूडेंट है या जो पास आउट स्टूडेंट है वो एटलीस्ट अक्टूबर में 11th और 12th दोनों का जो पोर्शन है साथ लेकर के चले अक्टूबर तक खत्म कर ले। और उसके बाद अक्टूबर के बाद मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस मंथ में वो लोग सिर्फ और सिर्फ 12th पर फोकस करें ताकि बोर्ड उनका ठीक से निकल जाए। तो एटलीस्ट अक्टूबर तक उन लोग को भी 11 और 12 दोनों साथ लेकर के चलना चाहिए। फिलहाल हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखने वाले हैं। इसमें दो टॉपिक कवर किया जाएगा। एक पहला पार्ट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा पार्ट क्या है, कैपेसिटर वाला है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट जो है दोनों का दोनों अप्रैल में ही कवर कर लेना है। तो उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक आता है एक बार वो हम लोग देख लेते हैं। टोटल 37 टॉपिक है। अगर हम लोग मुश्किल से एक एक टॉपिक भी कर लेना तो आराम से चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे टॉपिक है जो 5 मिनट में भी खत्म हो जाएगा। कोई कोई ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा लंबा समय लेगा। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को कवर करना है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग कवर करेंगे एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें दो टॉपिक हम लोग को कवर करना है। यहाँ पर ये जो वीडियोज है ना और दो फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। एक तो वो लोग के लिए जो पीडीएफ का लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं और उसको नोट्स करना चाहते हैं, अच्छा वो उनके लिए बोर्ड के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में भी हेल्पफुल होगा। तो वो लाइन बाय लाइन समझ सकेंगे पीडीएफ का और साथ में जो डेरिवेशन वगैरह है सारा कुछ उनके लिए रहेगा। एक जो दूसरा फॉर्मेट रहेगा ना, दूसरा फॉर्मेट में सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको ड्राइव किया जाएगा और वो जो पोर्शन रहेगा वो मेनली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो दोनों पोर्शन एक बार जो ऐप है मी अकेडमी का उसमें विजिट करके लेक्चर वाला सेक्शन में जाए और दोनों ही एक बार देख लें कि उनको कौन सा सूट करता है। पीडीएफ का जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है वो या फिर विदाउट पीडीएफ वाला जो पूरी तरह से सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड है वो, तो वो जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सारा टॉपिक देख लेते हैं कि इन दोनों पार्ट से कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। इस तरह से सारा टॉपिक जो है स्टूडेंट इजीली यहाँ पर देख सकते हैं और कॉपी में अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल आ गया 9 टॉपिक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये करना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल करना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना होगा, गॉस लॉ करना होगा। इसको दो पार्ट में बांट लेना है। पहला पार्ट जो है 15 अप्रैल तक खत्म कर लेना है और दूसरा पार्ट 15 अप्रैल के बाद। ध्यान रहे कि इसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी कवर करना है। तो न्यूमेरिकल में मेनली सजेस्ट करेंगे एक लिमिट से ज़्यादा न्यूमेरिकल कोई भी व्यक्ति याद नहीं रख सकता है। अगर सिर्फ नीट प्रीवियस ईयर, मेंस प्रीवियस ईयर और आईआईटी प्रीवियस ईयर इतना हम लोग याद कर ले यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इससे ज़्यादा कोशिश करोगे तो फालतू ये बिल्कुल टाइम का बर्बादी होगा। और जो भी कवर करो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन सोल्व करो, मान लो कि तुम 20 या 30 क्वेश्चन सोल्व किया है तो उसको 2 या 3 दिन बाद ट्राई करके देखोगे क्या तुमने 20-30 क्वेश्चन सोल्व किया था 2-3 दिन के बाद वो याद है कि नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम केस में यही होता है, लोग सॉल्व तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं पर याद कुछ भी नहीं रखते हैं, मतलब टॉप करने के चक्कर में क्वालिफाई भी नहीं किए। तो ये हो गया 18। उसके बाद आगे के टॉपिक में चलते हैं, कनेक्शन ऑफ चार्ज कंडक्टर, सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज स्फीयर, एनर्जी डेंसिटी एंड प्लेट थ्योरी। ठीक है, यहाँ से कैपेसिटर वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कम से कम 20 तक जो है ना वो हम लोग को कवर कर लेना है 15 अप्रैल तक, और उसके बाद वाला जो पोर्शन है वो 15 अप्रैल के बाद कवर करना होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये लास्ट है 37, वान डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ये मेनली कंसेप्ट को समझने के लिए ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कंसेप्ट है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी यहाँ पर डाल दिया है। कम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सारा का सारा मेनली आईआईटी को ध्यान में रख करके किया गया है। अब चलते हैं टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेड है। करंट जो होता है ना, क्लास 10 में तुम लोग पढ़े हो, करंट एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फ्लो करेगा वो करंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी चार्ज से, मतलब दोनों चैप्टर जो है ना
वो चार्ज से रिलेटेड है। अंतर सिर्फ इतना है ना कि यहाँ पर जो चार्ज होगा ना, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा ना, निगेटिव या फिर पॉजिटिव जो भी हो, वो रुका हुआ रहता है। जब रुका हुआ होता है ना, तो किस तरह का बिहेवियर शो करता है वो हम लोग करते हैं इस चैप्टर में, है ना। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ला करके रख दिए, ठीक है, एक प्रोटॉन रख दिए या फिर एक इलेक्ट्रॉन रख दिए। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। तो रख दिए, तो इसके रखने से यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ए इस पर अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, ए इस पर कितना फोर्स लगाएगा, वो सब के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो वो चलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और जब ये मूव करते रहता है ना, इलेक्ट्रॉन मान लो मूव कर रहा है, दौड़ रहा है वायर में, तो फिर वो चलाता है किसके अंदर, करंट के अंदर। समझ में आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज ऑन रेस्ट। चार्ज अगर रुका हुआ है और उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगा, और चार्ज जब मोशन में है और उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो किस में आ जाएगा, करंट में। तो ये तो समझ में आ गया कि दोनों चैप्टर में पढ़ना क्या है। यहाँ पर करेंगे चार्ज एट रेस्ट और यहाँ पर चार्ज एट मोशन। चलो पहला दूसरा और दूसरा चैप्टर में पढ़ना क्या है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग चार्ज के बारे में थोड़ा सा डीपली जानते हैं। तो ये जो चार्ज है ना, टोटल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव वाला को क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन ना, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और इसको क्या नाम दिए हैं, इलेक्ट्रॉन। ये जो प्रोटॉन रहता है ना, किसी भी एटम को पकड़ लो तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है ना। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है, इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर में रोटेट करते रहता है ना। जैसे मान लो कि सोडियम का एग्जाम्पल लिए, तो सोडियम में क्या होगा, प्रोटॉन कितने होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम के अंदर ना न्यूक्लियस में टोटल 11 प्रोटॉन होता है और बाहर में 11 इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि करंट इलेक्ट्रॉन के मतलब फ्लो है। एक्चुअली प्रोटॉन अंदर में बंद है, इसे निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। जब भी बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। तो अभी सोडियम पर टोटल चार्ज कितना है, 11 को पॉजिटिव 11 को निगेटिव, कुल मिलाकर के 0, है ना। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि सोडियम कभी कभी जो रहता है ना, वो सोडियम प्लस रहता है और कभी कभी सोडियम माइनस रहता है। इसके पीछे क्या रीजन है ना। ऐसा लिखा हुआ देखिए हो ना, Cl माइनस Na+, केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ी होगी ना। तो फिर एक कैसे होता है, तो देखो एक्चुअली होता क्या है कभी कभी कि जैसे अभी इसके पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या किया ना कि सोडियम को कहीं से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ला करके हम दे दिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएगा इस पर आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 11 प्रोटॉन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सोडियम माइनस लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो माइनस, और प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो प्लस। प्रोटॉन ज्यादा कैसे होगा, प्रोटॉन तो हम लोग इसमें ला करके दे नहीं सकते, कहाँ से लाएंगे, जहाँ से लाएंगे तो न्यूक्लियस में बंद होगा, है ना, वहाँ से निकालना तो मुश्किल है। तो देखो प्रोटॉन हम लोग कहीं से लाते नहीं है, एक्चुअली इसी का एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 10 एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। तो अभी क्या हो गया, अभी एक प्रोटॉन इसमें ज्यादा हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, इसलिए पॉजिटिव, ठीक है ना। हम ये बताना चाह रहे थे कि निगेटिव या पॉजिटिव जो भी चार्ज आता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के आने या फिर जाने से होता है। तभी हम लोग प्रोटॉन को ला नहीं सकते या प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते। जो भी काम है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो ये तो समझ में आ गया। नोट करने की जरूरत है कि वीडियो से देख लोगी, घर पर वीडियो मिल जाएगा तुमको, घर पर जाकर के इसको देख सकती हो। चलो दो टाइप का होता है। अब लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा, लाइक चार्जेस और एक तो अपोजिट चार्जेस। अनलाइक या अपोजिट लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, लाइक वाला में सेम रहा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें होगा रिपल्सन। और पॉजिटिव और निगेटिव का अट्रैक्शन, ठीक है। ये सारा देखो तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, अभी हम जो कुछ भी बताएं। सबसे पहले दे रखा है कि डिफिनेशन क्या है चार्ज का। चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, मतलब कि चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी है, एक तरह का गुण है, और वो मैटर के साथ एसोसिएटेड है, मतलब कि उसका वेट कुछ न कुछ होगा, बिना वेट के चार्ज पॉसिबल नहीं है। चार्ज मतलब मिनिमम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का भी कुछ न कुछ वेट होगा, तो वो मैटर के साथ एसोसिएटेड है, ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूस एंड रहा है, तो करंट बन रहा है। और जब चार्ज रन करता है ना, तो उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनता है। क्लास 10 में बताया गया था कि अगर करंट कैरिंग वायर है ना, तो वहां पर कंपास नीडल होता है ना, उसको लेकर के जाओ तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा।
तो ये जो चार्ज है ना इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मतलब इस चार्ज से हम लोग मैग्नेट भी बना सकते हैं, उसी का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, चार्ज से क्या क्या कर सकते हैं, चार्ज से हम लोग करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरा मैग्नेट भी बना सकते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ गया ना। चार्ज का डिफिनेशन सिंपल क्या होगा, चार्ज एक तरह का प्रॉपर्टी है जो मास से एसोसिएटेड है, मतलब उसका मास हो वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, बस उसका डिफिनेशन में लिखना है, चाहे पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज विद सेम इलेक्ट्रिकल साइन रिपेल, अगर सेम रहा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अपोजिट रहा तो अट्रैक्ट करेगा। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज हम लोग जहाँ भी लिखेंगे 10 कूलम 20 कूलम ऐसे करके पढ़ेंगे। सीजीएस यूनिट भी है ESU, बट ज़्यादा यूज नहीं होता है ना। डायमेंशनल फार्मूला A इंटू टी, ये डायमेंशनल फार्मूला कहाँ से आया, डायमेंशनल फार्मूला एक्चुअली हम लोग एक फार्मूला कर लेते हैं क्लास 10 में, I बराबर Q बटा T ना। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, I का डायमेंशनल एम्पियर और टाइम का T, तो वही 80 हो गया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 80। पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे, चार्ज भी दो टाइप के, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, वेक्टर में डायरेक्शन होता है, जैसे जब वेक्टर तुम लिख रहे हो ना तो उसमें डायरेक्शन देना कंपलसरी होता है। जैसे कि अगर हम लोग लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे 5 मीटर नॉर्थ, ठीक है ना। तो ये 5 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसका डायरेक्शन हो गया, उसी को वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। लेकिन जो स्केलर होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, अगर सिर्फ 5 मीटर लिख करके छोड़ देंगे ना तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। और जब हम लोग चार्ज का लिखेंगे ना, चार्ज, तो इसको लिखेंगे 5, ठीक है ना। अब 5 कूलम में नॉर्थ का कोई मतलब नहीं होता है, नॉर्थ अगर इसमें हम जबरदस्ती लिख देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो ये वाला क्या होगा, स्केलर हो गया। इसमें नॉर्थ लिख रहे हैं तो मतलब है कि 5 मीटर नॉर्थ साइड में वो जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसका नॉर्थ लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये तुम्हारा कूलम जो है वो क्या है, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह से करंट, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। करंट में भी हम लोग ए नहीं लिखते हैं कि 5 एम्पियर नॉर्थ, ऐसे करंट नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद देख लो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन एक जगह से जंप करके दूसरा जगह चला जाता है, तभी तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता है ना, तो वही चीजें लिखा हुआ है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, अभी बताया कि चार्ज अगर है तो मास होगा ही होगा। बैलून ए मतलब मास है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस पर चार्ज होगा, जैसे सोडियम लिख रहे हैं ए में तो उस पर तो कोई चार्ज नहीं है, कुल मिला के न्यूट्रल है वो, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। लेकिन अगर चार्ज है, एक भी इलेक्ट्रॉन है, एक भी निगेटिव चार्ज है तो उस पर मास होगा ही होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज है तो मास होगा। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज दुनिया में जितना है वो फिक्स है, हम लोग चार्ज बना नहीं सकते, बस एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। करंट में इतना सारा चार्ज कहाँ से आता है ना, करंट में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बहुत सारा, इतना सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, हम लोग बनाते नहीं है वो, ऑलरेडी बस खाली रोटेट होते रहता है वो। जनरेटर जहाँ पर रखा हुआ रहता है ना, वहां से निकल निकल करके बार बार वो घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, जाकर के तुम्हारा बल्ब का जो फिलामेंट है उससे टकराएगा, टकराएगा तो वहाँ पर हीट जनरेट होगा, हीट से वही तुम्हारा लाइट मिलता है ना। बस लाइट लाइट जलने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन जाकर के उसका जो फिलामेंट है ना उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है, वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है, ठीक है ना। कोई पूछ सकता है तुमसे कि जो वायर है, जैसे यहाँ से दो वायर आ रहा है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब जल रहा है पर ये वायर नहीं जल रहा है ना, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, तो उसके पीछे रीजन यही होता है ना कि ये जो वायर हम लोग यूज करते हैं ना, एक कॉपर का होता है, और ये वाला जो वायर यूज होता है ना इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। कॉपर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा कम होता है और इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई है। अब इलेक्ट्रॉन तेजी से आया, ये नहीं रोक रहा है उसको, जाने दे रहा है, जाते जाते यहाँ पर आया तो ये बोल रहा है नहीं जाने देंगे, तो जाकर टकराता है तेजी से, जोर से इसमें टकराएगा तो चिंगारी निकलेगा, चिंगारी निकलेगा तो बल्ब जलने लगता है। अब बल्ब के ऊपर हम लोग कांच क्यों लगाते हैं, बल्ब के ऊपर कांच क्यों लगाते हैं, तो शीशा लगा रहता है ना लाइट के ऊपर, ऐसा क्यों, हाथ न जले, नहीं वो इसलिए किया हुआ रहता है ना। अगर हम लोग एक्चुअली ये जो बल्ब का जो ये मतलब शीशा कांच होता है ना, कांच के अंदर इनर्ट गैस भरा हुआ रहता है, इनर्ट गैस नहीं भरेंगे ना तो क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके वायर टूट जाएगा, तो इसलिए हम लोग उसको कांच से ढक देते हैं। सिंपल कंसेप्ट समझ में आ गया ना।
चार्ज इज कंजर्व हो गया ना, तो इसको बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बस एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है, मूव करते रहता है। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ये लिखा है ना कि चार्ज जो होता है ना, वेलोसिटी के घटने बढ़ने से चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन को कितना भी जोर से हम लोग फेंकेंगे उस पर जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, लेकिन वही अगर मास वगैरह को फेंकते हैं ना तो वो जलने लगता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वर्ड हम लोग चार्ज के लिए यूज कर सकते हैं, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं रहता है, कितना भी वेलोसिटी रहे चार्ज फिक्स रहेगा। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो क्या करेगा, रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग उसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब जब चार्ज रुका हुआ है, तो जब ये रुका हुआ रहेगा तो क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा ना, यहाँ पर रेस्ट लिखा हुआ है, प्रोड्यूस होनी इलेक्ट्रिक फील्ड, रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इफ द चार्ज पार्टिकल इज अनएक्सिलरेटेड मोशन, मतलब सिंपल अगर रन कर रहा है, दौड़ रहा है, जैसे वायर में जब करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है ना, इसमें जो तुम्हारा चार्ज है वो रन कर रहा है, उसमें एक्सिलरेशन नहीं है, एक वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी से रन कर रहा है, तो वहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलेगा और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तीन केस बन रहा है, एक रेस्ट वाला, चार्ज जब रुका हुआ है तो क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब अनएक्सिलरेटेड है, एक्सिलरेटेड और अनएक्सिलरेटेड दोनों में क्या फर्क है, एक्सिलरेशन मतलब उसका वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ रहा है, या तो घट रहा है या बढ़ रहा है, और अनएक्सिलरेटेड मतलब उसका वेलोसिटी फिक्स है, पर वेलोसिटी है, और जब वेलोसिटी है तो करंट जनरेट होगा। और हम बताया कि जब करंट फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता ही होता है, वहाँ पर कंपास नीडल को लेकर के जाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब एक्सिलरेशन में रहेगा ना, तो इसमें तीनों करंट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW एक क्रिएट करता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तीनों केस हम लोग को याद रखना है। एक्सिलरेशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और साथ में एनर्जी रेडिएट करता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर IB और EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम लोग को पढ़ना है आगे के चैप्टर में, क्लास 12 में ये सब पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी इसी चैप्टर में पढ़ोगे, करंट 2 नंबर चैप्टर में पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड 3 नंबर चैप्टर में पढ़ोगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 4 नंबर चैप्टर में पढ़ोगे। सारा कुछ हम लोग को करना है अभी 12th में। चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज जब भी रहेगा ना तो कहाँ पर रहेगा, कंडक्टर के सरफेस पर रहेगा। ऐसा क्यों, जैसे कि ये तुम्हारा कंडक्टर है ना, अगर हम मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए बहुत सारा, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से हम लोग फेंके तो इलेक्ट्रॉन सारा अंदर आ गया, ठीक है। जैसे ही अंदर आएगा ना, हम लोग पढ़े कि लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है ना, रिपल्सन होता है। तो ये सारा एक दूसरे को धक्का देना शुरू करेगा, सब दूर भागने लगेगा, और भाग करके सब कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर। तो इसीलिए बोलते हैं चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के हमेशा सरफेस पर रहेगा। कभी ये पूछा जाता है कि एक बबल है, ठीक है ना, सॉफ्ट का बबल है, और उस पर हम बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये सॉफ्ट का बबल है, ठीक है ना, इस पर हम लोग बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डाल दिए। तो इलेक्ट्रॉन डालने से इस बबल का साइज घटेगा या फिर बढ़ेगा या फिर सेम रहेगा, ये तो चिपका हुआ रहेगा इस बबल के साथ, हाँ बाहर रहेगा, लेकिन फिर भी बाहर रहेगा तो भी थोड़ा बहुत तो रिपल्सन होगा इस सब के बीच में, है ना, थोड़ा बहुत रिपल्सन होगा ना, तो एक क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बबल, थोड़ा दूर दूर हो जाएगा सारा। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये डायरेक्ट पूछता है क्लास 12 में कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कभी आधा इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा या 1/4 नहीं करेगा, या तो 1 करेगा या फिर 2 करेगा, 3 करेगा, 2.5 कभी नहीं करेगा। तो वही होता है इंटेग्रल मल्टीपल, 1 2 3 4, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई पूछेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो हम लोग जवाब देंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जब ट्रांसफर होता है तो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। ये सारा इंटीजर है, तो इसलिए इंटेग्रल मल्टीपल। ये हो गया। यहाँ पर बोला है Q बराबर N इंटू ई, जहाँ पर N का वैल्यू होगा 0 1 2 3, मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2 या फिर 3, ऐसे करके। उसके बाद है कंपेरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। मास में क्या अंतर है, एक बार पढ़ लो तो इसको। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, वही मतलब चार्ज हमेशा या तो एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, लेकिन मास का वैसा नहीं है। मास तो 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम कितना भी ट्रांसफर हो सकता है ना। वही लिखा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में मूव करता है, पर मास वैसा नहीं है, मास जितना मन उतना चला जाएगा।
इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, मतलब चार्ज को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दुनिया में जितना चार्ज है वो फिक्स्ड है, लेकिन मास वैसा नहीं है। मास क्यों घटते बढ़ते रहता है? हाँ, मास घटते बढ़ते रहता है। मास क्यों घटते बढ़ता है? अगर तुम यहाँ से एक बड़ा सा पत्थर उठा करके बहुत जोर से फेंक दोगे ना, तो वो गर्म होकर के जलने लगेगा, और उसका वेट अगर 1 kg है ना, तो थोड़ा देर बाद वो हो सकता है कि आधा किलो बच जाए। इसीलिए बोलते हैं कि मास कंजर्व नहीं है, मास घटता बढ़ता है, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जितना है ना दुनिया में वो फिक्स है, उसको कितना भी जोर से फेंको जल जाएगा, लेकिन तब भी वो चार्ज उतना रहेगा ही रहेगा। ये फर्क हो जाता है। और चार्ज वाला जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, 5 नंबर पॉइंट है ना। लेकिन बॉडी वाला मास के बीच में क्या होता है, दो मास के बीच हमेशा अट्रैक्शन होता है। ये पढ़ी हो? कहाँ पर पढ़ी थी ये? तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग पढ़े हैं ना, G m m/r²। उसी से ये वाला जो होता है ना हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अब जैसे अर्थ हम लोग को खींच रहा है ना, हम लोग ऊपर अगर उछलते नहीं तो फिर से वापस नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी एक बॉडी है, हमारा मास m1 है, अर्थ का मास m2 है, दोनों के बीच हमेशा क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। दुनिया में जितने भी वस्तु है सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन मास उनका कम है ना, इसलिए वो पता नहीं चलता है। लेकिन वही अर्थ का लो, सन का लो, ये सब का मास काफी ज्यादा है, तो ये सब क्लीन पता चलता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। सन अगर अर्थ को अट्रैक्ट करना बंद कर देना तो क्या होगा? ये तुम्हारा सन और जो हमारा अर्थ है ना वो इस तरह से घूमते रहता है ना, घूमते रहता है। तो इसको कोई घुमाने वाला नहीं है, ऐसा कोई भगवान का रूल नहीं है कि तुम गोल गोल ही घूमो। एक्चुअली ये जो अर्थ है ना भागना चाहता है इधर, पर सूर्य उसको जाने नहीं दे रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो एक तो फोर्स इधर और एक तो फोर्स इधर, दोनों मिलकर के बैलेंस हो जा रहा है, ना ये इधर जा रहा है अर्थ, ना इधर जा रहा है, इधर मुड़ जा रहा है। फिर यहाँ पर अगर इधर भागना चाहता है, भागना चाहता है तो फिर से वही प्रॉब्लम, उधर भागना चाहेगा तो ये इसको इधर खींचेगा सन, और ये इधर भागना चाह रहा है तो बीच वाला रास्ता चूज कर लेता है। इस तरह से गोल गोल घूम रहा है। मतलब सन जो है ना अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, इसीलिए गोल गोल घूम रहा है। अगर खींचना बंद कर देना तो कहीं दूर भाग जाएगा अर्थ। तो समझ में आ गया क्या क्या पॉइंट था? पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सही है। मास ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव, मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। मास हमेशा 100 ग्राम, 200 ग्राम, -100 ग्राम ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हम लोग जाएंगे कभी ये नहीं बोलेंगे -100 ग्राम शुगर दे दो, ऐसा तो होता नहीं है कभी। चार्ज भी होता है तीनों, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। चार्ज इज क्वांटाइज, ए नॉट क्वांटाइज, ए हमेशा कंजर्व है, ए कंजर्व नहीं है। ए अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लाइक और अनलाइक चार्ज डिपेंड करता है उस पर, और ए हमेशा अट्रैक्टिव। क्लियर है ना सारा? इसमें से सारा मत याद रखना। यहाँ पर देखो कम से कम 8 पॉइंट दिया हुआ है ना, एग्जाम में लिखने के लिए आएगा कि प्रॉपर्टी चार्ज का क्या है, तो इसमें जो तुमको इजी लगेगा ना कम से कम 5 याद रख लेना। और जो मतलब इंडिविजुअल पूछता है कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये तुमको याद रखना है। उसके बाद है मेथड ऑफ चार्जिंग, हम किसी बॉडी को कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे मान लो दो बॉडी है, एक सोडियम है, एक एल्यूमिनियम है, दोनों न्यूट्रल है, अभी चार्ज करना है दोनों को, दोनों को आपस में लगा दो, लगा देंगे तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर चला आएगा, चार्ज हो गया, दोनों दोनों चार्ज हो जाएगा ना। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला आया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, है ना। एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो निकला है तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया ना, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया ना। इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, Al-। तो पहला चार्ज करने का मेथड क्या है, फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, ये है ना। फ्रिक्शन से हम लोग दो बॉडी को आपस में लगा करके और उसको चार्ज कर सकते हैं। दूसरा है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में होता है, देखो ये बॉडी अभी न्यूट्रल है, ठीक है ना, जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, और ये अभी सेपरेट भी नहीं है, बिल्कुल मिक्स है, कहीं पर निगेटिव कहीं पर पॉजिटिव। हम क्या किए ना कि बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट इसके पास लेकर के आ गए, सटाए नहीं है, थोड़ा दूर पर ही रखे हैं। तो यहाँ पर रखेंगे ना तो एक क्या करेगा पॉजिटिव वाला कि इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन मिक्स्ड था ना उस सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, ठीक है। तो सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और सारा का सारा जो प्रोटॉन था ना उसको रिपेल करेगा, सारा प्रोटॉन इधर आ गया, ठीक है, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। उसके बाद क्या किया ना कि इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए। जैसे ही ग्राउंड से कनेक्ट किए ना, यहाँ से निगेटिव चार्ज गया और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। ग्राउंड का काम ही है चार्ज को खत्म करना, इस तरफ जो भी चार्ज उसको मिलेगा ना उसको खत्म कर देगा। पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन खींच करके खत्म कर देगा, और निगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन अर्थ के अंदर चला जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या करो, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा लो, हटा लो तो सारे इलेक्ट्रॉन को ये इधर खींच करके रखे हुए था ना, जैसे इसको हटा देंगे ना इलेक्ट्रॉन सब में मिक्स हो जाएगा। अब इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर है।
एक कौन सा मेथड हो गया, इंडक्शन मेथड। मतलब इंडक्शन मतलब कि बगल में हम लोग एक चार्ज बॉडी को लाएंगे और उसमें चार्ज क्रिएट कर देंगे। यहाँ पर कंडीशन वही कि ग्राउंड से जोड़ना जरूरी है, बिना जोड़े हम लोग नहीं कर पाएंगे। और लास्ट वाला क्या है, थ्रू कंडक्शन। कंडक्शन वाला में क्या होता है, कंडक्शन में होता है कि दो बॉडी है, इसमें मान लो 10 गो इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7 8 9 10, मान लो ऐसे 10 गो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर एक बॉडी है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और वायर से जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे ना, यहाँ से आधा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस बॉडी पर, तो 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये कैसे हो गया, थ्रू कंडक्शन। 3 मेथड हो गया ना, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या करना होगा, लगाना होगा आपस में। इंडक्शन में क्या करना होगा, चलो समझ में आया। इंडक्शन के थ्रू कैसे होगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा, इस पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज रहेगा। हम क्या करेंगे, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लाएंगे, इस पर क्या कौन सा चार्ज देंगे, कोई भी दे सकते हैं। चलो उसमें पॉजिटिव से हम निगेटिव देते हैं, निगेटिव दे दिए। अब एक क्या करेगा, एक क्या करेगा कि सारे निगेटिव वाले को रिपेल करेगा और पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो इधर सारा पॉजिटिव और इधर सारा निगेटिव। अब क्या करेंगे, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, सारा इलेक्ट्रॉन खत्म, बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, है ना, बस काम खत्म। सबसे डिफिकल्ट इंडक्टिव वाला ही है, जो कि इजी ही है कुल मिला के। कंडक्शन वाला तो ऐसे ही बोल ही दोगी। चलो मेथड ऑफ चार्जिंग हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप, ये पूछता है कि इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है। तो गर्मी में सब कोचिंग में ऐसे ही रहता है ना, गर्मी इधर भी सब उतना ही रहता होगा, अगल बगल वाला कोचिंग में उन्हें तो लाइन भी नहीं रहता है ना। यहाँ तो कम से कम इन्वर्टर रखे हुए हैं, बहुत गर्मी लगने लगता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है, ये हम लोग को एक्चुअली बताता है कि कोई, ये तुम्हारा एक बोतल है, बोतल के अंदर एक तो गोल्ड लीफ लगा हुआ है, इस तरह से लीफ लगा हुआ है एक तो, ठीक है ना, गोल्ड लीफ है। हम लोग क्या करेंगे ना, मान लो कि ये बॉडी है, ये बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये हम लोग को दिखेगा तो नहीं पॉजिटिव चार्ज। हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको ला करके इसके साथ सटा देंगे। जैसे ही सटाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये दोनों लीफ में से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा ना, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो फैल जाएगा, हम लोग जान जाएंगे कि इस पर चार्ज है ना। लेकिन क्या ये पता कर पाएगा कि नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, वो तो नहीं पता चलेगा ना। हाँ, अगर मान लो कि निगेटिव भी इस पर रहा तो क्या होगा, एक बार देखो निगेटिव केस में क्या होगा। मान लो ये निगेटिव होता, इसको टच कराते तो निगेटिव यहाँ से आकर के इस पर निगेटिव आ जाता है, इस पर निगेटिव आ जाता है, उस केस में भी तो वो फैलता ही, हर केस में ये फैल ही रहा है। तो हम लोग इसमें ये पता नहीं कर सकते कि चार्ज किस टाइप का है, लेकिन ये पता कर सकते हैं कि बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है, ठीक है ना। यही इसका खासियत है इलेक्ट्रोस्कोप का। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, घर पे जाओगी तो इसको एक बार पढ़ लेना, है ना, वही चीज लिखा हुआ है। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ तुमको नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं ना। ये एक पार्ट खत्म हो गया, यहाँ से दूसरा पार्ट शुरू होता है। ये हम लोग का मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये समझ लो कि बस ऐसे बेसिक बताया जा रहा था। पूछता है इलेक्ट्रोस्कोप, कभी कभी पूछ देता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, वो पूछ देता है, चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, तो पूछ देता है बोर्ड में, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना है।